हेलो दोस्तों, 27 खुसरा में आपका स्वागत है। मैं अमित, आपका दोस्त, आपको आज के वीडियो में ये बताऊंगा कि आप एक अच्छा जनरल पेपर कैसे लिखें। ठीक है, जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हमको अच्छे जनरल पेपर्स चाहिए रहते हैं ताकि हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहे, है ना, हमारे जॉब वगैरह में ज़्यादा चांसेस रहें सिलेक्शन में। देखिए, तो जो पीजी पीएचडी करते हैं तो, है ना, देखिए, तो वो लोग लिखते ही हैं रिसर्च पेपर। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है ना। सबसे पहले आपके पेपर का जो स्ट्रक्चर है वो आप अच्छे से रखिए। ठीक है, आपके पेपर का स्ट्रक्चर अच्छे से रखिए। मतलब जब मैं स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ तो कैसा, पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखिए, फिर इंट्रोडक्शन लिखिए, फिर प्रिलिमिनरी सिंक लिखिए, फिर प्रपोज मेथड लिखिए, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट और एनालिसिस करिए, फिर कॉन्क्लूजन लिखिए। कॉन्क्लूजन में फ्यूचर वर्क और लिमिटेशन ज़रूर मेंशन करिए। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, आए समझ में। चलिए, सही, फर्स्ट पॉइंट तो पहले तो ये स्ट्रक्चर हो गया, नॉर्मल ये रखना ही है आपको, है ना। दूसरा पॉइंट क्या होता है, इंक्लूड इन ब्रीफ डिटेल्स ऑफ योर प्रपोज वर्क इन एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट में आपको अपने पेपर जो आपने रिसर्च वर्क किया है उसका डिटेल यदि आप थोड़ा सा लिख सकें, ठीक है ना, 3-4 लाइन में तो अच्छा रहता है। सिर्फ एक लाइन में मेंशन कर देना कि मैंने ये मेथड यूज किया इसको सॉल्व करने के लिए, ये ठीक नहीं। तो आपको उस मतलब आपकी टेक्निक को जो आपने प्रपोज्ड किया उसको थोड़ा सा 3-4 लाइंस में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, अच्छा रहता है ये चीज़। ठीक है, ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या हुआ, रिसर्च वर्क ऑब्जेक्टिव मेंशन। ठीक है, तो आप इंट्रोडक्शन सेक्शन में कहीं पर भी ये ज़रूर मेंशन करें कि भाई आप जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव आपको मतलब क्लियरली अच्छे से मेंशन करना है। आप ये जनरली हम लोग तो बुलेट के फॉर्म में नहीं करते हैं, जनरली हम लोग पैराग्राफ में ही ये ऑब्जेक्टिव्स को मेंशन कर देते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली आपकी रिसर्च वर्क के। चौथा पॉइंट, डेटा सेट। ठीक है, अब मान लीजिए मैं तो को कहूँगा आपको कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को यूज करिए और अलग अलग तरह के डेटास को यूज करिए, किसी एक डेटा पे ना करके। तो आपको डेटा सेट जो भी आप यूज कर रहे हैं, मान लीजिए एक भी कर रहे हैं या 2 कर रहे हैं या 10 कर रहे हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल ज़रूर लिखिए। ठीक है ना। 10 यदि मान लीजिए आप 3-4 कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप थोड़ा थोड़ा सा लिखोगे, लेकिन लिखिए। उससे क्या होता है, रिव्यूअर को ये पता चल जाता है कि ये डेटा सेट एक्चुअली किस टाइप के हैं, है ना, थोड़ा सा उसको आइडिया हो जाता है, ये चीज़ होती है। तो डेटा सेट के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स आपको लिखना है। अब ये कहाँ लिखना है, ये जाता है प्रिलिमिनरी सेक्शन में। ठीक है, ये चीज़ प्रिलिमिनरी सेक्शन को कई लोग मटेरियल सेक्शन भी बोलते हैं, तो वो भी होता है ना। फिर आता है प्रपोज मेथड। अब प्रपोज मेथड जो है आपकी, ये अच्छा रिजल्ट क्यों दे रही है ये आपको टेक्निकली बताना है। ठीक है, रिजल्ट्स तो आपके आ रहे हैं तो चलिए वो अच्छे हैं, अच्छे भी हैं तो, लेकिन आपको टेक्निकली एक्सप्लेन करना है कि आपके मेथड के रिजल्ट अच्छे क्यों हैं स्टेट ऑफ द आर्ट मेथड से। ठीक है, ये चीज़ ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि आपकी रिजल्ट आपकी मेथड के अच्छे क्यों हैं, और हर एक मेथड का आपको वो लिखना है कि इस मेथड का परफॉर्मेंस इतना ख़राब क्यों रहा, इसका इतना ख़राब क्यों रहा, ऐसा, है ना, ख़राब रीजन आपको बताना है टेक्निकली। ठीक है, तो ये कहाँ लिखोगे, ये आपको रिजल्ट सेक्शन में लिखना पड़ेगा, रिजल्ट एनालिसिस में। छठवां पॉइंट आता है, ये तो आप सभी जानते हैं कि हम सभी को इंग्लिश में कम्युनिकेट वो पेपर राइटिंग होती है, तो आपका इंग्लिश सेंटेंस और ग्रामर करेक्शन अच्छे से अच्छा। ठीक है, अब इसके लिए देखिए मैं आपको एक टिप देता हूँ कि आप क्या करिए कि जब भी आप पेपर सबमिट करें तो कम से कम, जैसे आपको मान लीजिए मंगलवार को पेपर सबमिट करना है या फ्राइडे को पेपर सबमिट करना है। ठीक है, आप फ्राइडे को पेपर सबमिट करेंगे, आपने ये सोचा है। ठीक है, फिर सैटरडे संडे थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, तो आप क्या करोगे, आप वेडनेसडे को पेपर पढ़ो, थर्सडे को पेपर पढ़ो और फ्राइडे को भी पेपर पढ़ो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको उसको 3 बार
3 बार A to Z पढ़ना है, कोई भी माइनर मिस्टेक उसमें ना रहे। माइनर मिस्टेक आप कम से कम बिल्कुल ना के बराबर कर दीजिए, ठीक है। हड़बड़ी में कभी मत करिए, 3 बार जरूर उसकी रीडिंग करिए A to Z, फिर सबमिट करिए, ठीक है। अब उसको कभी कभी क्या होता है कि सर हम पेपर करेक्ट कैसे करें, हम तो पढ़ पढ़ के ही थक गए, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या करेक्शन करें। तो देखिए आप क्या करिए, उसके लिए एक हम लोग रूल यूज करते हैं, वो है आपका कि आपने मान लीजिए आज के दिन पेपर को कम्प्लीटली लिख लिया और उसको आपने 1-2 बार पढ़ भी लिया, करेक्शन भी करके, ठीक है, रख लिया, ठीक है। आपने अभी लिखा पेपर, 1-2 बार उसको पढ़ा और अभी आपके पास वो रखा हुआ है, ठीक है। अब आप क्या करिए, कम से कम 12 या 15 दिन उस पेपर को बिल्कुल मत देखिए, उसको आप कहीं पे बस सेव करके रखिए, ठीक है। उसको बिल्कुल मत देखिए। फिर आप क्या करिए, 12 दिन बाद, है ना, 12 दिन बाद आप क्या करिए, 12 दिन बाद फिर आप क्या करिए कि उस पेपर को आप फिर से करेक्ट करना स्टार्ट करिए। आप उसको 3 बार पढ़िए, ठीक है, 3 बार रीडिंग कर ली, उसके बाद उसको सबमिट कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, एक बहुत ही एक चमत्कारिक रूप से आपके पेपर, आपको पता चलेगा 12-15 दिन बाद जब आप उस पेपर को पढ़ोगे दोबारा, तो पता चलेगा कि कितना मैंने गलती किया था उस टाइम, ठीक है। तो वो करेक्शन आप कर दीजिए 3 बार पढ़ के, और इस तरीके से फिर आप उसको जाके सबमिट कर दीजिए, ठीक है। अपनी गाइड की परमिशन ज़रूर ले लीजिएगा, उनको एक बार ज़रूर बता दीजिएगा कि सर ये पेपर हो गया है, आप करेक्ट देख लीजिए, या फिर आप उनको एक बार ज़रूर बता दीजिए, सर ये लिख लिया है मैंने, आगे क्या करना है बताइए, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है रिसर्च वर्क। आप रिसर्च वर्क में, आपका रिसर्च वर्क इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों आप ये रिसर्च वर्क कर रहे हैं, आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आप लिखिए कि भाई आप रिसर्च वर्क आपका इम्पॉर्टेंट क्यों है, ज़रूरी है, करना है भी कि नहीं। तो ये इंट्रोडक्शन सेक्शन में आप लिख सकते हैं, और रिसर्च एनालिसिस में भी आप लिख सकते हैं, सॉरी रिसर्च नहीं, रिजल्ट एंड एनालिसिस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है वर्क, ठीक है। वर्क देखिए, आप कुछ वर्क करिए, आपने कुछ वर्क किया, उसका कुछ रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो जो भी आपके रिजल्ट आए उसका इम्प्लीकेशन क्या है, ठीक है। जो भी रिजल्ट से आपकी फाइंडिंग्स आई, रिजल्ट आपके अच्छे हैं, तो उसका इम्प्लीकेशन क्या है, अच्छे से क्या मतलब हुआ, ठीक है। तो वो आपको लिखना है, वो आप जानते हो कि अच्छे हैं तो अच्छे हैं, लेकिन उसको आपको सेंटेंस में लिखना है कि ये रिजल्ट अच्छा, ये वैल्यू ज़्यादा है, ये ग्राफ अच्छा जा रहा है, तो इसका ये मतलब होगा, ठीक है, ऐसे। फिर जब आप लिटरेचर सर्वे लिखते हो तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मेथड्स को, रिसेंट मेथड को इंक्लूड करने की कोशिश करें, ठीक है। रिसेंट मेथड ज़रूरी है ना, रिसेंट मेथड को कवर ज़रूर करिएगा, ठीक है। अब कई लोग बोलते हैं लिटरेचर सर्वे सर कहाँ से कहाँ तक का लिखें, ठीक है, 1900 से लेके 2022 तक का लिखें क्या, नहीं, ऐसा नहीं। आप मतलब जो पुरानी मेथड होती हैं उनको आप क्या करिए, थोड़ा सा समराइज छोटे फॉर्म में लिख दीजिए, है ना। लेट से 1980 में कुछ आपकी मेथड से रिलेटेड कुछ हुआ था स्टार्टिंग, तो उसमें एक लाइन लिख दीजिए, फिर थोड़ा सा दूसरा, थोड़ा सा तीसरा, है ना। तो इस तरीके से कुछ पेपर्स आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि ये सारे पेपर्स को लिटरेचर कर पाना मुश्किल होता है ना। लेकिन जो रीसेंट मेथड होती है, रीसेंट 3-4-5 साल की जो होती हैं, जैसे 2022 चल रहा है तो 2018, 19, 20, 21, 22, इनकी आप थोड़ा सा 2-2 सेंटेंस या 3-3 सेंटेंस में आप इनको ज़रूर मेंशन करिए इनका, है ना, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाता है। फिर होता है, फिर आपका रिजल्ट जब सेक्शन होता है तो उसमें जो स्टेट ऑफ द आर्ट मेथड आप लिखते हैं कंपेयर करने के लिए, ठीक है, कंपेयर करने के लिए प्रपोज मेथड से, तो वो स्टेट ऑफ द आर्ट मेथड रीसेंट होना चाहिए, है ना, नई पुरानी तो होना ही चाहिए, लेकिन रीसेंट तो ज़रूरी है, पुरानी हो ना हो वो बात अलग है, लेकिन रीसेंट मेथड से कंपैरिजन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है।
फिर आप जो क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करते हैं, लेट से आप इमेज डिनॉइजिंग कर रहे हैं, ठीक है, इमेज से नॉइज़ हटाना, तो उसमें हम लोग मैट्रिक यूज़ करते हैं, PSNR, SSIM, ये सारी मैट्रिक यूज करते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी मैट्रिक्स को आप मतलब अपने पेपर में इंक्लूड करने की कोशिश करिए। सिर्फ एक मैट्रिक से कंपेयर मत कर, एक मैट्रिक को लेके कंपैरिजन मत दिखाइए, आप 3-4 मैट्रिक्स को लेके कंपैरिजन दिखाइए, ठीक है, ये चीज़ है। और एक कुछ एडिशनल टिप्स यदि मैं देना चाहूँ 12 नंबर पॉइंट पे, तो ये है कि जो प्रपोज मेथड सेक्शन होता है उसमें आप कोशिश करिए कि आप सिर्फ एक मेथड प्रपोज ना करें, आप कोई 2 मेथड या 3 मेथड, 2 या 2 से ज़्यादा मेथड प्रपोज करने की कोशिश करें, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ एक ही प्रपोज कर दिया। यदि वो सिग्निफिकेंट है, ठीक है, तो ठीक है, आपको लग रहा है कि हाँ ये सिग्निफिकेंट है, तब तो ठीक है। लेकिन आपको लग रहा है कि अरे थोड़ा सा इनसिग्निफिकेंट लग रहा है एक प्रपोज मेथड, तो मैं दूसरा कुछ भी और कुछ प्रपोज करके देखूं, है ना, ये चीज़ है। तो ये दूसरी प्रपोज मेथड। तो 2 या 2 से ज़्यादा आप कोशिश करिए कि ज़्यादा रखने की। फिर होता है आपका क्या आता है, फिर आपका आता है जैसे ये आपका एक्सपेरिमेंट सेक्शन है, ठीक है, तो आप सप्लीमेंट्री एक्सपेरिमेंट भी मतलब किसी दूसरे एरिया में आपका जो वर्क है जो क्लोजली रिलेटेड है किसी दूसरे एरिया में, उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट भी यदि आप दिखा सकते हैं तो दिखा दीजिए, ठीक है। तो उसमें आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो ऑब्वियसली क्या होगा कि वहाँ पे भी आपको कंपैरिजन दिखाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो वहाँ पे जब आप कंपैरिजन दिखाओगे तो वहाँ पे भी आपको उस रिलेटेड एरिया या टॉपिक के स्टेट ऑफ द आर्ट मेथड लेके कंपैरिजन दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये ऑप्शनल है, लेकिन ये ठीक है, ये ऑप्शनल है। यदि आपका ऐसा एप्लीकेबल है ये पॉइंट तभी आप करिए, नहीं तो मत करिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए, 12 पॉइंट। तो आप जब ये 12 पॉइंट ध्यान में रखोगे तो आपका रिसर्च पेपर आप हैरान हो जाओगे कि जो मैं हम अभी तक लिखते आए हैं, मतलब जिनको अभी इतना आइडिया नहीं है लिखने का, तो ये 12 पॉइंट इंक्लूड करने के बाद उनका पेपर क्वालिटी कितना अच्छा हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ। आप स्पेसिफिकली मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कुछ स्पेसिफिक आपको और डिटेल में समझना है तो आप जस्ट लिख दीजिएगा, तो मैं उस पर वीडियो बना के ज़रूर डाल दूँगा, ठीक है। तो आप ये वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही मतलब मैं बनाता हूँ, और मतलब नॉलेज को शेयर करना बेसिकली मेरा मोटो है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बढ़िया से अच्छा पेपर लिख के जल्दी से जल्दी आप डिग्री हासिल करिए। थैंक यू वेरी मच।